5 बेसिक पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेसिक तुम्हारा अच्छा हो। और उस बेसिक में क्या-क्या टॉपिक आता है? डायमेंशन, सेकंड है डिफरेंशिएशन, थर्ड इंटीग्रेशन, फोर्थ ग्राफ एंड फिफ्थ क्या है? इस पाँचों टॉपिक को 11th और 12th क्लास से कोई जितना यूज़ इसका 11th में आता है, उतना यूज़ किसमें? 12th में। सेम यूज़ है। टॉपिक है हम लोग क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? ऑफ के किसी ऑब्जेक्ट का मोशन लिखना है, उसके लिए कौन सा पार्ट पढ़ा जाता है? मैकेनिक्स। कोई भी टाइप का मोशन, चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, पेरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दुनिया में जितना भी तरह का मोशन है, सबको केवल और केवल कहाँ पढ़ा जाता है? मैकेनिक्स। द मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करते हैं, वही क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, मैकेनिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ it is the branch of physics in which we study about motion of an object, about motion of an object. तो ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करते हैं, लिखना इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट नंबर लिखना है काइनेमेटिक्स, और सेकेंड नंबर लिखोगे डायनामिक्स। फर्स्ट क्या होता है? काइनेमेटिक्स, एंड सेकेंड क्या होता है? डायनामिक्स। तो में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? मोशन के बारे में। अबाउट काइनेमेटिक्स हो या डायनामिक्स, दोनों में हमको एक ही चीज के बारे में पढ़ना है, मोशन। डिफरेंस क्या है? काइनेमेटिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ना है, और काइनेमेटिक्स में मोशन के काउज को कंसीडर, और डायरेक्ट डायनामिक्स में मोशन के कॉज को कंसीडर किया जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके मोशन का कारण नहीं पढ़ते हैं, वो क्या? जब मोशन को पढ़ना ही है, साथ साथ क्या पढ़ना है? मोशन का रीजन भी पढ़ना है, तब वो क्या कहलाता है? डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में मोशन के कॉज को कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन डायनामिक्स में मोशन के कॉज को कंसीडर किया जाता है। दो पार्ट है। फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स में कॉज को कंसीडर नहीं करना, और अगला 10 चैप्टर है डायनामिक्स। एक चैप्टर काइनेमेटिक्स, अगला 10 चैप्टर क्या है? डायनामिक्स। मतलब एक चैप्टर में हम लोग कारण नहीं देखेंगे, केवल मोशन को समझ लेना, और अगला 10 चैप्टर उसका रीजन ढूंढना है कि ऐसा क्यों हुआ। कोई बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घट गया तो क्यों घटा, रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, मुड़ गया तो क्यों मुड़ा। ये सारा रीजन जब हम लोग देखते हैं, तब वो क्या कहलाता है? डायनामिक्स का। तो काइनेमेटिक्स में कॉज को कंसीडर नहीं करते हैं,
डायनेमिक्स में मोशन के कॉज को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। देखिए आप लोग, पहला पार्ट काइनेमेटिक्स, दूसरा पार्ट डायनेमिक्स है। फर्स्ट पार्ट लिखना काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, it is the branch of mechanics. It is the branch of mechanics in which we study it is the branch of mechanics in which we study about motion of an object, about motion of an object without considering the cause of motion, without considering the cause of motion। मतलब मोशन के कॉज को कंसीडर नहीं किया जाता है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। दूसरा पार्ट लिखना डायनामिक्स। डायनामिक्स, it is the branch of mechanics in which we study about motion of an object, in which we study about motion of an object by considering the cause of motion। मैथमेटिक्स में कॉज को कंसीडर नहीं करते हैं, डायनामिक्स में कॉज को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। हम लोग काइनेमेटिक्स या पहले डायनामिक्स? काइनेमेटिक्स। पहले हम लोग कॉज को कंसीडर नहीं करेंगे। तो चैप्टर का नाम लिखिए आप लोग काइनेमेटिक्स। इसी को हम लोग किस चैप्टर के, टेस्ट एंड कॉज को कंसीडर नहीं। काइनेमेटिक्स क्या बोलते हैं चैप्टर को? रेस्ट एंड मोशन। ध्यान से समझना। सबसे पहला टर्म इसमें होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? जो किसी प्लेस या पॉइंट का लोकेशन बताता है। कोई भी चीज कहां पर है को इंडिकेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब जैसे अगर हमको गांधी मैदान का पोजीशन बताना होगा या फिर स्टेशन का पोजीशन बताना होगा, तो केवल मैग्नीट्यूड बताना होगा या डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा? या फिर ऐसा पूछे कि तुम्हारा घर कहां पे, तो तुम्हारे घर का लोकेशन जानना है तो जानना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में। जब तक डायरेक्शन नहीं बोलेंगे तो क्या लोकेशन क्लियर होगा? पोजीशन तभी मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो। दूरी क्या हो गया, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट में है या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में, वो क्या हो गया? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, इसके लिए ऐसा क्वांटिटी हो, स्केलर या वेक्टर। पोजीशन जो होगा वो कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक ही प्लेस या पॉइंट का लोकेशन अलग अलग हो सकता है। मान लो एक प्लेस है पटना, पटना का गांधी मैदान,
तो अगर हिलसा से देखा जाएगा तो उसका डिस्टेंस अलग होगा, हाजीपुर से देखा जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, अलग, नालंदा से अलग, बिहार शरीफ से अलग। एक ही गांधी मैदान किसी के लिए ईस्ट में हो सकता है, किसी के लिए वेस्ट में हो सकता है, किसी के लिए नॉर्थ में हो सकता है, और किसी के लिए क्या हो सकता है। तो सेम प्लेस या पोजीशन अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस पर, कि देख कौन रहा है। इस क्लासरूम का लोकेशन अगर सभी बच्चों को बोले कि अपना घर से बताओ, सबके घर से ये कोचिंग कितनी, तो क्लासरूम तो एक ही है, लेकिन क्या हर बच्चे के लिए लोकेशन सेम हो जाएगा? किसी के लिए 2 किलोमीटर होगा, किसी के लिए 3 किलोमीटर, किसी के लिए 5 किलोमीटर, किसी के लिए एक क्लासरूम ईस्ट, किसी के लिए वेस्ट में होगा, किसी के लिए नॉर्थ में होगा, और किसी के लिए क्या होगा, साउथ में होगा। तो एक ही क्लासरूम का पोजीशन अलग अलग हो सकता है कि नहीं? वो डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्वर पे, कि देख कौन रहा है। जब तक देखने वाला क्लियर नहीं है तब तक हम किसका परफेक्ट लोकेशन, एक ही प्लेस पॉइंट का जो लोकेशन होता है, पोजीशन होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे ऑब्जर्वर का क्या रोल है, हम लोग अपने लाइफ में मैक्सिमम जो बात बोलते हैं वहां पे ऑब्जर्वर होता है। एक हिडन टर्म होता है जिसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम किसी बच्चा को बोलते हैं कि बच्चा बहुत पढ़ने में, अगर किसी स्टूडेंट को हम अच्छा बोल रहे हैं तो वहां एक हिडन चीज है कि उसका कंपैरिजन हम उन बच्चों से कर रहे हैं तो उससे पढ़ने में क्या है, कम नहीं। अगर जो इस क्लासरूम का सबसे अच्छा बच्चा है उसको हम एक दूसरे क्लासरूम में डाल दें जहां सब उससे पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, तो एक क्लासरूम का सबसे अच्छा बच्चा दूसरे क्लासरूम का सबसे, बोलो, तो इसीलिए अच्छा है या खराब है स्टूडेंट, वो डिपेंड किस पे करता है, कि हम कंपैरिजन किससे करते हैं, उसकी तुलना हम किससे करते हैं। किसी आदमी को बोलते हैं हम लंबा है, वहां एक चीज छुपा हुआ है, हर नाटा आदमी सोच, तो तुम लंबा बोल रहे हो, 10 को आदमी उससे भी ज्यादा लंबा उसके बीच जाके खड़ा कर दोगे, सबसे नाटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो हम 3 लाइन ड्रॉ कर, ए बी और सी, अब एक ही लाइन बड़ा भी है, और वो डिपेंड इस पे करता है कि तुलना किससे, ए के लिए वो क्या है, बड़ा है, सी के लिए वो क्या है, सेम लाइन बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये ढूंढा जाता है कि वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर क्लियर नहीं होगा एक ही क्वेश्चन का हजारों आंसर हो सकते, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन, उसमें से करेक्ट क्या होगा, एक, कौन सा करेक्ट होगा, क्या ढूंढना, ऑब्जर्वर को ढूंढना पड़ेगा। समझ बात ना, ऑब्जर्वर जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग, वेक्टर क्या होता है, तो किसी प्लेस या पॉइंट का लोकेशन बताता है, और एक ही प्लेस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफरेंट हो सकता है। ध्यान से देखो, मान लो एक प्लेस है पी, वेक्टर को लिखते हैं आर, वेक्टर है तो ऊपर क्या लगता है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर पहला है ओवर, से पूछे कि बताओ पी का लोकेशन क्या है, तो वो कहा R1, बताया। एक आदमी यहाँ खड़ा है, से भी पूछे कि तुम बताओ कि पोजीशन क्या होगा पी का, क्या बताएगा, R2। पॉइंट तो एक ही है, जगह एक ही है, लेकिन क्या दोनों आदमी का आंसर से, तो दोनों आदमी अलग अलग आंसर बताएगा, तब एक ही प्लेस और पॉइंट का पोजीशन फैक्टर क्या हो सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग के लाइफ में मैक्सिमम चीज इस पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज को हम बोलते हैं ये लड़का बदमाश है, तो मतलब है वहाँ हिडन है कि उससे शांत बच्चा सुनना, तो ज्यादा बदमाश बच्चे के बीच में डाल देंगे तो
एक क्लास का सबसे बदमाश बच्चा दूसरे क्लास का सबसे क्या हो जाएगा, शांत बच्चा नहीं हो जाएगा। डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। टेक्स्ट में ऑब्जर्वर का रोल बहुत देना एक। तो लिखिए पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन। It is that vector. It is that vector which determines the position or location. It is that vector which determines of any place or point. Of any place or point. Place or generally it is denoted by small. Generally it is denoted by diagram change. Position vector of same place or point. पोजीशन वेक्टर अलग अलग हो सकता है कि नहीं, वो किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेम प्लेस और पॉइंट may be different, may be different. It depends on observer, because it depends on, ये डायग्राम नोट करो, प्लेस और पोजीशन वेक्टर डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसको देख कौन। पूरे फिजिक्स को ऑब्जर्वर के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। एक ही प्लेस और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालना है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड में क्या बोलते हैं इसको, विराम एवं गति। समझ में आता है कौन बॉडी रेस्ट में है कौन सा बॉडी मोशन में। अगर पूछा जाए कि ये फैन जो है पंखा क्या है, रेस्ट में कि मोशन में, और ये बेंच किस में, तो कभी जिंदगी में पढ़ाई ना किया। दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी को क्लास में बुला लो और उनसे पूछो कि पंखा चल रहा है कि रुका हुआ, क्या लगता है? वो रेस्ट मोशन नहीं बोलेगा, उनकी आशा होगी। क्या कहेगा, पंखा चल रहा है कि रुका, उनको समझ में आता है कि नहीं? बेंच के बारे में क्या कहेगा? के लिए 11 12 9 10 पढ़ने की जरूरत है कि पंखा चल रहा है बेंच रुका हुआ है। हमारी बात, रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है कि हर आदमी को वो समझ में नहीं आता। वैसे भी कहा जाता है साइंस 1% आदमी को समझ, रियल साइंस जो डेफिनेशन जानना या फॉर्मूला जानना अलग होता है और रियल साइंस को समझना अलग होता है। तो एक एग्जांपल देखो, एक बस है, बस में दो आदमी, एक ये है, एक क्या है, एक उनका फ्रेंड है, दोस्त है। दो आदमी बस में है, एक आदमी बस के लिए गया।
फूलने के बाद वेलोसिटी, बस फूलने के बाद बी से पूछो कि क्या ए का पोजीशन, बस में दोनों आदमी है, बस फुल, बी से पूछेंगे क्या ए तुमसे दूर जा रहा है, जा रहा है, क्या ए तुम्हारे पास आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब बी के लिए ए के पोजीशन, बी क्या कहेगा, ए रेस्ट में है या मोशन। अब सेम टाइम पर सेम क्वेश्चन सी से पूछा है, सी से कि तुम बताओ कि क्या ए का पोजीशन चेंज कर रहा है, तो बस आगे जा रही है तो ए का लोकेशन के लिए बदल रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब वही आदमी है जिसके लिए पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उस आदमी के लिए बॉडी किसमें है, रेस्ट में, और जिस आदमी के लिए उसका पोजीशन बदल रहा है के लिए वो क्या है, मतलब एक ही टाइम पर सेम बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है कि नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है, सर्वर पे डिपेंड, एक कौन रहा, ये सेम टाइम पर एक ही बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि वो रेस्ट में है या मोशन। मान लो एक बाइक पर दो आदमी बैठ के जा रहे हैं, अब जो बाइक के पीछे वाला आदमी है उससे पूछो कि क्या अगला आदमी का पोजीशन बदल रहा है, तो पीछे वाले आदमी के लिए अगला आदमी क्या है, रेस्ट में, पोजीशन नहीं बदल रहा है। जो आदमी रोड पर खड़ा है उसके लिए पूछो कि क्या बाइक जो चला रहा है उसका पोजीशन बदल रहा है, तो वो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, सेम बॉडी सेम टाइम पर रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है। इसलिए दुनिया के किसी भी बॉडी को ना तो हम एब्सोल्यूट रेस्ट में बोल सकते और ना तो एब्सोल्यूट, मतलब ना तो 100% रेस्ट में कहा जा सकता है, ना तो 100% मोशन में कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि कौन रेस्ट और कौन मोशन। तो मान लो कि रोड पर कुछ लोग जा रहा है, उस रोड हम लोग के लिए वो किस में होगा, अगर ऑब्जर्वर हम लोग है क्लास में बैठे, दो आदमी रोड पे चल रहा है, उसका पोजीशन बदल रहा है कि नहीं, वो किस में है, मोशन में है। अब उस आदमी से पूछो कि क्लास में बैठा हुआ बच्चा किस में है, रेस्ट में कि मोशन में, बोलने जिसको हम मोशन में कहेंगे वो हम ही मोशन में। ये बताओ अगर सी से ए का दूरी बढ़ रहा है तो क्या ए से सी, अगर सी के लिए ए का पोजीशन बदल रहा है, ए के लिए सी का भी पोजीशन बदल रहा है कि नहीं, तो अगर सी कहता है कि ए मोशन में है, ए सी को क्या कहेगा, अगर बी के लिए ए का पोजीशन नहीं बदल रहा है, क्या ए से बी की बदल जाएगी, मतलब जिसको हम रेस्ट में बोलेंगे के लिए हम भी क्या होंगे, रेस्ट में, जिसको हम मोशन में बोलेंगे ये क्या होंगे, मोशन में। बात समझ में आ रही है, तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव वर्ड, तो हम रेस्ट में कहते हैं वो हमको भी रेस्ट में कहता है, जिसको हम मोशन में वो हमको भी क्या कहेगा, मोशन कहेगा। दीवार को या इस बोर्ड को टच ना करें और मोशन में ला दें, पॉसिबल है ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल। कोई भी दीवार को हम बिना टच किए मोशन में ला सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर दीवार से हम दूर गए, दीवार के लिए मेरा पोजीशन बदला या मेरे लिए, अगर दीवार के लिए हम मोशन में आ जाए तो मेरे लिए दीवार भी क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाए। एक ही बॉडी एक ही टाइम पर रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन मीनिंगलेस टर्म है जिसका कोई मतलब नहीं है, हमारी बात ना, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, बॉडी ए इज एट रेस्ट, क्या ये कंप्लीट है, ये अभी अधूरा सेंटेंस, बॉडी ए इज एट रेस्ट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी,
और बॉडी ए, सेम बॉडी ए इज इन मोशन, इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी, सेम बॉडी सेम टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है और डिपेंड करता है किस पर, ऑब्जर्वर पे। लिखिए डेफिनेशन आप लोग। ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी changes with time. A position vector of a body changes with time with respect to an observer. With respect to an observer, then body is called, then body is called, then body is called in motion with respect to that observer. Then body is called in motion with ऑब्जर्वर है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हुआ तो टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदला, बॉडी को किसमें कहा जाएगा, रेस्ट में। अदरवाइज बॉडी इज कॉल्ड एट रेस्ट। टाइम के साथ पोजीशन चेंज करेगा में, टाइम के साथ पोजीशन नहीं चेंज करेगा तो रेस्ट। पैराग्राफ चेंज। A body may be at rest. A body may be at rest or in motion at a same instant. At a same instant, एक ही टाइम पर बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों हो सकता है। At a same instant, because it depends on observer. Because it depends on observer. So absolute rest and absolute motion, absolute rest and absolute motion are meaningless terms. क्या दुनिया के किसी भी बॉडी को 100% रेस्ट में बोल या 100% मोशन में बोल सकते हैं? तो ना तो 100% रेस्ट में कहा जा सकता है, ना तो 100% मोशन में। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो 100% क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर मीनिंगलेस। ये डायग्राम है आपका, डायग्राम का जगह छोड़ दो, बाद में नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एम ऑफ एक्चुअल में जो ऑब्जर्वर होता है, देखने वाला होता है कि रेस्ट में या बॉडी का लोकेशन, उसी ऑब्जर्वर फिजिक्स में नाम दिया गया है क्या, रेफरेंस। सबसे पहले एक बात को समझो कि अगर कोई आदमी कहता है कि पटना से दिल्ली की दूरी, पटना से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर, क्या हिलसा से पटना
ये बोलना क्या सही है? पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर, हिलसा से पटना 40 किलोमीटर। क्या पटना, हिलसा और दिल्ली एक पॉइंट है या एक एरिया है? पॉइंट तो नहीं है। क्या लगता है, पटना एक पॉइंट है? पटना एक एरिया है, एक जगह को ना बोला जाता है पटना। तो अगर कोई आदमी कहता है कि पटना से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये पटना है, ये वाला एरिया क्या है? तो क्या पटना के किस पॉइंट से दिल्ली का कोई भी पॉइंट हो सकता है? या पटना के हर एक पॉइंट से हिलसा का हर एक जगह 40 किलोमीटर हो जाएगा? तो दूरी जब भी हम बात करते हैं तो रफ लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर, पटना से हिलसा 40 किलोमीटर। उस डाटा से कभी भी पढ़ाई नहीं होती, क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन में जो डाटा चाहिए वो पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, ना कि प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस डिस्टेंस वैलिड डाटा वो होता है जो पॉइंट टू पॉइंट बोला जाता है। तो अब कहेगा पटना के कौन से पॉइंट से किलोमीटर का माइलस्टोन लगा रहता है? रोड पे माइलस्टोन लगा रहता है ना, यहाँ से अब 30 किलोमीटर है, यहाँ से 40 किलोमीटर है। तो माइलस्टोन कहां से कहां का दूरी बताता है? दूरी, किसी भी शहर की दूरी कहां से मापी जाती है? कौन से पॉइंट? शहर के किस जगह से दूरी मापी जाएगी? लगभग हर एक शहर में एक 0 माइल होता है। बड़ा शहर है, पटना का नाम, लगभग हर बड़े शहर में एक 0 माइल होता है। माइल इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का मात्रक होता है माइल। 0 माइल मतलब उस शहर की पूरे वर्ल्ड में कहीं से मापी जाएगी तो 0 माइल। 0 माइल का मतलब काउंटिंग वहां से स्टार्ट हो। पटना से दिल्ली की दूरी कोई कहता 1000 किलोमीटर, तो इसका मतलब पटना के 0 माइल से दिल्ली के 0 माइल दूरी कितनी होगी? 1000 किलोमीटर। पटना और दिल्ली एरिया है, पटना के जगह से कोई भी जगह। तो जब भी डिस्टेंस मापा जाता है तो वो पॉइंट टू पॉइंट मापा जाता है, प्लेस टू प्लेस मापा नहीं जाता है। तो हमारी बात ना, तो दूरी मापने के लिए तो सबसे परफेक्ट जगह होता वो क्या होता है? 0 माइल। 0 माइल पर तुम नाम पे जोर डालो, पता चलेगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो। माइल डिस्टेंस का यूनिट है, 0 माइल से काउंटिंग क्या कर, बात सुना रही है? अगर किसी शहर में 0 माइल नहीं है, तभी होता है कुछ शहर में 0 माइल नहीं है, तब डिस्टेंस स्टेशन से मापा जाता है, रेलवे स्टेशन। वो भी नहीं है, बस स्टैंड, गांव चले जाओगे तो चौक चौराहा से मापा जाता है। हमारी बात ना है, लेकिन परफेक्ट जो मेजरमेंट होता है वो 0 माइल टू 0 माइल क्या है? जहां से उस शहर की दूरी मापी जाती है उसी को हम लोग 0 माइल बोलते हैं। हमारी बात ना है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो कहां से हम लोग को लोकेशन देखना है? अब बॉडी से प्लेस टू प्लेस देखेंगे या पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे? पॉइंट टू पॉइंट। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सर्व करते को बोलते हैं रेफरेंस, बोलते हैं रेफरेंस बॉडी। पटना हो गया रेफरेंस, लेकिन डिस्टेंस कहां से देखेंगे? जिस पॉइंट से देखते हैं पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और इससे डायरेक्शन अटैच करते हैं, एक्स
वाई और जेड। एक्स को क्या बोलते हैं, आई कैप, वाई को जे कैप और जेड को पूरे जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व करते हैं वो रेफरेंस बॉडी कहलाता है। उसका जो ओरिजिन होता है वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। और अगर उसमें 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन अटैच कर दिए कहलाएगा रेफरेंस फ्रेम। तो हमको लोकेशन देखने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए या बॉडी चाहिए? ये चलिए जो हम लोग रेफरेंस बैक टू फैक्ट में ऑब्जर्व हमारे बताना, जिसके ऑब्जेक्ट में हम उसको ऑब्जर्व करेंगे वही क्या कहलाता है, रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। दुनिया का जितना भी मोशन देखा जाता है वो इसी के रिस्पेक्ट। आज 3 टॉपिक हम लोग पढ़े, पहला वेक्टर, दूसरा रेस्ट एंड मोशन और तीसरा